हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं और साथ में मैं PYQ सीरीज भी स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सेट नंबर 3 है, जिसके अंदर मैं आपको CTET के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पेपर्स हैं, मैं उनको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 3 है, जिसके अंदर मैं आपको जो 20 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसको मैं करवा रहा हूँ। देखिए, आपके जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है ना, वो स्टार्ट हुए थे 16 दिसंबर 2021 से। तो 16 का पेपर मैं करवा चुका हूँ। 16 के बाद 17, 18, 19 को कोई एग्ज़ाम नहीं था। उसके बाद 20 दिसंबर को एग्ज़ाम था, वो मैं आपके पास आज लेकर आया हूँ। ठीक है, 1 जनवरी का एग्ज़ाम मैं आपको करवा चुका हूँ। तो ऐसे 16 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 21 दिसंबर हुआ। यानी कि हम सीरियल वाइज जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना, सभी को हम 100% कंप्लीट करेंगे। और ये क्लासेस आपके लिए देखना मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अच्छे से कर जाते हो ना, तो भी आपका एग्ज़ाम आराम से निकलेगा। ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न होता है, वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो आप आराम से इन क्लासेस को देखिए। उसके बाद हम जो हमारा 60 नंबर का पेडागोजी पोर्शन बचता है ना, 15 नंबर की आपकी मैथ्स की पेडागोजी, 15 की जैसे EVS की, किसी भी अगर आप पेपर 1 को देखिए या पेपर 2 को देखिए, लगभग 90 नंबर का साइकोलॉजी प्लस में पेडागोजी पोर्शन आता है। ठीक है, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इन क्लासेस को आराम से अच्छे से 100% देखिए। अगर आपको इनका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और आपको क्लासेस टाइम पर मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट का प्रिंसिपल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, देखिए, डेवलपमेंट अकर्स अलोंग ए सिंगल कोर्स एंड इज यूनिडायमेंशनल। मैं पीछे आपको करवा चुका हूँ, जो डेवलपमेंट है ना वो यूनिडायमेंशनल नहीं होता है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, इसके अंदर काफ़ी चीज़ों का रोल होता है। ये क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। काफ़ी चीज़ों का मतलब आपकी हेरिडिटी का, आपके एनवायरनमेंट का। ठीक है ना, तो ये यूनिडायमेंशनल हो ही नहीं सकता। यूनि का मतलब होता है एक। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट इज प्रोसीड्स फ्रॉम द टॉप डाउन एंड फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। देखिए, टॉप डाउन यानी कि टॉप से डाउन की तरफ आपका ऐसे चलेगा, और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं हम सेफेलोकोडल। सेफेलोकोडल, CAUDAL, सेफेलोकोडल प्रिंसिपल, जिसके अंदर आपका जो डेवलपमेंट है ना, वो बताया गया है कि वो आपके हेड से, यानी कि आपके टॉप से स्टार्ट होगा और नीचे आपके फुट होते हैं, पैर होते हैं, वहां तक जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेफेलोकोडल। और एक है आपके सेंटर से, मान लीजिए ये आपका सेंटर है, यहाँ से बाहर की तरफ होगा। यानी कि पहले आपका हार्ट हो गया, आपकी बोन मैरो हो गई, ठीक है, आपकी मसल्स हो गई अंदर की, ठीक है, आपके पेट की नसें वगैरह हो गई। तो पहले उनका डेवलपमेंट होगा अच्छे से, देन उसके बाद जब आप बाहर जाएंगे ना, तो पहले आपका हाथ आएगा, बाजू हो गई, फिर आपकी उंगलियां हो गई। तो इस तरह से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल। देखिए, याद याद करने की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पी से क्या होता है? पास। ठीक है, तो यानी पास से दूर की तरफ। ठीक है, पी से पास बनता है, तो पी से प्रोक्सोमो डिस्टल बन गया। ठीक है ना, यानी कि पास से दूर की तरफ, आपके सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, और जो सेकंड बच गया वो क्या हो गया आपका? सेफेलोकोडल। ठीक है, आगे देखिए, तो नोट पूछा है कि इसमें से प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर। देखिए, साइकोलॉजी के आप अंदर आप याद रखना, जो नेचर है ना, नेचर का तो रिलेशन है आपकी हेरिडिटी से। ठीक है, और जो नर्चर होता है ना, नर्चर का रिलेशन होता है आपके एनवायरनमेंट से। उल्टा है, आप नेचर पढ़ोगे तो कभी आप नेचर का जो कम्बिनेशन है वो एनवायरनमेंट के साथ कर दे, ऐसा नहीं है। नेचर का मतलब है आपकी हेरिडिटी से, और नर्चर का मतलब है आपके एनवायरनमेंट से। ठीक है, आगे देखिए, डेवलपमेंट अकर्स इन सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, यानी कि आप सामाजिक जो सांस्कृतिक जो आपका एक्सपीरियंस है, आप उनसे सीखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्या है? कहीं ना कहीं सही है। ये हम बता चुके हैं, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो होता है, आपकी हेरिडिटी से भी होता है, आपके एनवायरनमेंट से भी होता है, और आपका सेकंड नंबर भी ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा? आंसर नंबर फर्स्ट, जो कि गलत है। आगे देखिए, सेफेलोकोडल प्रिंसिपल इज अप्लीकेबल इन द स्फेयर ऑफ। देखिए, आ गया ना, जो मैंने अभी आपको ऊपर करवाया था वो आ गया। मैं आपको बोल रहा हूँ यही चीज़ें रिपीट होनी है,
100% आपके 30/30 आ जाएंगे। आप अच्छे से इन चीज़ों को कीजिए, ठीक है। अब देखिए सेफेलोकोडल में मैंने अब क्या बताया था, अगर आप टॉप से डाउन की तरफ, आपका जो डेवलपमेंट है ना वो टॉप से डाउन की तरफ होगा, यानी कि हेड से और आपके फुट की तरफ आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए हेड से जब फुट की तरफ आपका डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे रिलेटेड है, बताइए आप। मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज की बात थोड़ी ना हो रही है। कोग्नेटिव डेवलपमेंट, यहाँ पे कोई ब्रेन की बात थोड़ी ना है। मोरल डेवलपमेंट, यहाँ पे कोई नैतिकता की बात थोड़ी है। तो बचा क्या हमारे पास, मोटर डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, डैश इज ए सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब मैंने आपको सोशलाइजेशन करवाया था ना, तो वहां पे मैंने सेंसिटिव पीरियड के बारे में आपको बताया था। आप जाकर नोट्स को देखिए, और नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा आपको, हर चीज़ आपको नोट्स में से ही मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बोला था, जब बच्चा पैदा होता है ना 0 से 2 साल तक, तो उस टाइम तो वो अपनी फैमिली में होता है। तो उस टाइम तो नॉर्मल सी बात है, वो इतना जानता थोड़ी ना है। वो जो बच्चे को गोद में ले रहा है बच्चा उसी के पास रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम फिर भी उसका जो डेवलप मतलब सोशलाइजेशन है ना वो कम होता है, ठीक है। अब इसने पूछा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कब होती है, पर 0 से 2 साल का बच्चा तो बोल भी नहीं पाता अच्छे से। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होगी, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेगा, ज़्यादा ज़्यादा उनसे बात करेगा। और वो चीज़ वो कब करता है, वो चीज़ करता है वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के अंदर, यानी कि 2 से ऊपर हो जाता है ना, 2 से 7 साल। इस एज के अंदर वो क्या करता है, घर से कहीं ना कहीं बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है। पड़ोसी के पास खेलने लगेगा, पार्क में जाकर खेलने लगेगा बाकी बच्चों के साथ, ठीक है ना। पेरेंट्स उसको बाहर लेकर निकलेंगे, ठीक है। तो जो सेंसिटिव पीरियड है ना वो बताया गया है आपके बी को, क्योंकि 0 से 2 साल में तो बच्चा शांत सा ही रहता है ना, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट थोड़ी ना हो पाती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट कब होती है, जब आप लोगों से मिलते हो, बातें करते हो तब। तो इसलिए सेंसिटिव पीरियड किसको बोला गया है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को। आप देखिए वहां पे जाके मैंने करा रखा है, ठीक है। आगे देखिए, dash occurs within the family when children first learn their individual identity, acquire language and develop initial cognitive skills। देखिए आप ऑप्शंस देखिए, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, लेटेंट सोशलाइजेशन और एक्टिव सोशलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे आप सीधा सा बात है, फैमिली के बारे में बात कर रहा है। अब जो बच्चा होता है ना वो परिवार के अंदर रहकर ही सब कुछ सीखता है, अपनी व्यक्तिगत पहचान को सीखता है। भाषा का स्टार्टिंग होती है, उसको भाषा सीखना स्टार्ट करता है वो, ठीक है। और जो उसके प्रारंभिक कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, यानी कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है ना, वो स्किल्स सीखता है वो, ठीक है। तो फैमिली किस में आती है, आपके प्राइमरी सोशलाइजेशन में। सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग। हम कर चुके हैं मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है, जिसमें हिंज की स्टोरी थी। देखिए आप नोट्स को जाकर, ठीक है। एट विच लेवल इज मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन टेकिंग इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। इनिशियल पर्सपेक्टिव बोल रहा है, यानी कि आप जहां पे सोसाइटी को क्या देने लगते हो, वैल्यू देने लगते हो। सोसाइटी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल्स की बात की गई है, और हर लेवल के अंदर 2 स्टेज हैं। तो टोटल स्टेज कितनी हो गई, 6 स्टेजेस हो गई। मैंने आपको बताया था, देखिए प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये तो 3 लेवल हो गए। अब प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर मैंने आपको बताया था 2 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, एक तो आती है आपकी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ठीक है। जहां पर बच्चा इसके बारे में सीखता है, या तो वो आज्ञा का पालन करता है, या पनिशमेंट से पता चलता है उसको भाई ये काम मैं करूं या ना करूं, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंटल पर्पज, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज, जहां पे मैंने बताया था आपको टिट फॉर टैट। टिट फॉर, यानी कि बच्चा ऐसे रीजन देगा, इसने मुझे पेंसिल मारी है तो मैं भी इसको पेंसिल मारूंगा, ठीक है। यानी कि हिंज ने अगर चोरी की है उसकी दुकान के अंदर, तो नॉर्मल सी बात है उस दुकानदार को भी हिंज के घर से चोरी करनी चाहिए। मैंने आपको ये एग्जांपल दिए थे, ठीक है। उसके बाद आती है कन्वेंशनल स्टेज। इसके अंदर भी 2 स्टेजेस होती हैं कन्वेंशनल लेवल में। एक मैंने बताया था आपको गुड बॉय या गुड गर्ल, जिसको हम सेकंड बोल सकते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, ये नाम भी हम दे सकते हैं, ठीक है। और एक मैंने बताया था लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि सोशल लॉ एंड ऑर्डर,
ये मैंने कन्वेंशनल के अंदर बताए थे। उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल के अंदर भी 2 स्टेजेस थी, ठीक है। एक तो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और एक मैंने बताया था यूनिवर्सल प्रिंसिपल या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, ठीक है। ये टोटल 6 स्टेजेस बताई थी। आप जाकर उन नोट्स को देखिए, बहुत अच्छे से करवा रखा है। तो यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल पर्सपेक्टिव के बारे में। तो इनिशियल पर्सपेक्टिव कहाँ पे आ जाता है? आपके सोशल लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आ जाता है। और ये कौन सी स्टेज के अंदर है? आपका कन्वेंशनल स्टेज के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम ए पियाजियन परस्पेक्टिव यानी पियाजे के अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। देखिए वहां पे मैंने स्कीमा की बात की थी, जो पियाजे की थ्योरी है ना, वहां पे हमने किसकी बात की थी? स्कीमा की बात की थी। वहां पे हमने अकोमोडेशन की बात की थी, वहां पे हमने एडेप्शन की बात की थी, ठीक है ना, वहां पे हमने एसिमिलेशन की बात की थी। ये सारी चीजें हमने की थी ना वहां पे, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो मैंने वहां पे आपको बताया था, अगर जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के अंदर मैंने डिफरेंस बताया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी, यानी कि आपके पास कोई पहले से नॉलेज है, ठीक है, कोई पहले से आपके पास नॉलेज है, उसके अंदर आप नई नॉलेज को ऐड कर रहे हो, यानी कि पुराने के अंदर ही आप नई को ऐड कर रहे हो। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेट करना, ठीक है। और एक होता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के अंदर मैंने आपको बताया था, कोई भी नया स्कीमा बनाना, यानी कि न्यू स्कीमा, कोई भी न्यू स्कीमा आप बना रहे हो, किसी चीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो उसके बारे में आपको क्या बनेगा माइंड में? स्कीमा बनेगा। न्यू स्कीमा बनाना, या फिर क्या होगा, अब जो आपका पुराना स्कीमा है ना, उसमें सुधार करना, कोई यानी कि जो पुराना स्कीमा है आपका, जो आप पहले सीख चुके हो, उसके अंदर क्या करना? चेंजमेंट करना, यानी कि सुधार करना, ठीक है। और इस चीज को मैंने आपको बताया था अकोमोडेशन। ये चीज तो अकोमोडेशन होती है, यानी कि जब भी आप कोई नया स्कीमा बनाएंगे या पुराने स्कीमे में सुधार करेंगे, देखो मैं सुधार बोल रहा हूं बार, उसको नई इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बारे में नहीं बोल रहा, मैं सुधार बोल रहा हूं। आप चेंजमेंट कर रहे हो आप पुराना स्कीमा के अंदर, ठीक है, तब तो अकोमोडेशन होगा। लेकिन अगर आप पुरानी नॉलेज है आपके पास और वो सही नॉलेज है, उसके अंदर अगर आप नई नॉलेज को ऐड करते हो ना, तो वो आपका क्या होता है? एसिमिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां पे किसके बारे में पूछा गया है? एसिमिलेशन के बारे में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 6, ठीक है। आगे देखिए, Mina has begun to use words and started understanding that words represent object. She is also beginning to reason logically, though she cannot perform conservation. वो किसको परफॉर्म नहीं कर पा रही? कंजर्वेशन को परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज मीना इज इन, ठीक है, यानी कि मीना पियाजे के अनुसार कौन सी स्टेज के अंदर है, ठीक है। तो हम देखिए, पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी थी? 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी पियाजे ने, ठीक है। तो वो मैं आपको बता चुका हूं, पहले थी सेंसरी मोटर थी, उसके बाद प्री ऑपरेशनल थी, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल थी, और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल थी। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से। ये तो आपकी क्या थी? 0 से 2 साल तक। उसके बाद जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, ये आपकी 2 से 7 साल तक। कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, और फॉर्मल आपकी 11 प्लस थी। ये मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे पूछा है कैन नॉट परफॉर्म कंजर्वेशन, यानी कि बच्चा कंजर्वेशन नहीं कर पाता। कंजर्वेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्लास की वॉल्यूम का, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेज के अंदर बच्चा नहीं कर पाता? आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, ठीक है। यानी कि जब बच्चा 2 से 7 साल के बीच में होता है ना, तब वो कंजर्वेशन के कंसेप्ट को नहीं समझता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। देखिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप वहां पर जाकर कंप्लीट थ्योरी को अच्छे से देख सकते हैं। मैंने एक एक वर्ड बहुत अच्छे से और एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ बताया है, ठीक है। तो आप जाकर उनको कीजिए। आगे देखिए, द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। जेडपीडी के बारे में आपको बता चुका हूं। जेडपी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बस यही पूछा है डायरेक्ट, किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने। जेडपीडी के बारे में आपको डिटेल से कंप्लीटली बता चुका हूं। अगर इसके अंदर क्या लेवल दिए थे, देखिए ये बताया था मैंने आपको डायग्राम से, ठीक है। ये वो लेवल है जहां पे बच्चा टास्क को आराम से कर लेता है, इजिली हो जाते हैं। ये वो लेवल है अगर बच्चा टास्क कर लेता है लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है उसको, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लेवल बताया था, ये जो लेवल है ना, यहाँ पे जो टास्क है
वो बच्चा नहीं कर पाता लेकिन किसी की हेल्प से कर लेता है, और इसी को हमने दिया था स्कैफोल्डिंग नाम। ठीक है, और जो ये लेवल है यहाँ के टास्क को बच्चा कर ही नहीं पाता, तो इसको हमने पोटेंशियल बोला था। ठीक है, यानी कि उसकी जो पोटेंशियल है उससे बाहर है वो चीज। ठीक है, तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। और देखिए मैंने फिर यहाँ पे ये भी बताया था कि जो ये एरिया है ना, यानी कि वो एरिया जहाँ पे वो टास्क को डिफिकल्टी से करता है और टास्क को किसी की हेल्प से करता है, इस एरिया को हमने जेडपीडी बोला था, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर डी। आगे देखिए, विच स्टेटमेंट करेक्टली लेज आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लेव वाइगोत्स्की थ्योरी, यानी कि लेव वाइगोत्स्की थ्योरी है उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, लर्निंग इज ए अनकॉन्शियस प्रोसेस, गलत है भाई, कॉन्शियस प्रोसेस होती है लर्निंग। ठीक है, यानी कि इंसान जागो है तभी तो वो समझता है ना चीजों को, तभी तो सोचता है ना। आगे है लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। तो अब आपको याद होना चाहिए कि लेव वाइगोत्स्की ने किसके बारे में बात की है, आपके सोसाइटी के बारे में बात की है, आपकी लैंग्वेज के बारे में बात की है, और आपके कल्चर के बारे में बात की है। ठीक है, इन तीनों चीजों के बारे में बात की थी किसने, लेव वाइगोत्स्की ने। तो यहां पे क्या बताया था उन्होंने, जो लर्निंग है ना वो किससे होती है, आपकी सोशल एक्टिविटी से होती है। ठीक है, तो यही इन्होंने पूछा था। देखिए आगे देखिए, लर्निंग इज जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, यानी जीन से रिलेटेड, ये भी गलत हो गया। लर्निंग इज ए डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, नहीं, इन्होंने बोला था कि जो लर्निंग है ना कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, जबकि पियाजे ने बोला था कि लर्निंग कैसी है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर बी। आगे देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी दैट वुड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि हम कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी को अपनाएं, किस मेथड्स को अपनाएं जिससे क्या हो, मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट हो, अच्छी हो। ठीक है, देखिए, रेगुलर इंडिविजुअल कंपटीशंस, गलत है भाई, कंपटीशंस के बारे में मैंने आपको बताया था, नहीं करना है। आगे देखिए, वर्बल पनिशमेंट, पनिशमेंट भी बच्चों को नहीं देनी है, दे नहीं सकते आप, तो ये भी गलत हो गया। आगे है यूनिफॉर्म रिजिडिटी स्ट्रक्चर या रिजिडली स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। देखिए मैंने आपको बताया था कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए करिकुलम, क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बचा क्या आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, यानी फोकसिंग ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए असेसमेंट का टॉपिक कराऊंगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है आप कोई चीज सीख चुके हो पहले से, और देन उसके बाद आपका क्या किया जा रहा है, असेसमेंट किया जा रहा है, यानी सीखी हुई चीज का असेसमेंट हो रहा है, वो तो होती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और एक होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, यानी कि आप कोई चीज फिलहाल आपकी चल रही है, आप उस चीज को सीख रहे हो और साथ के साथ ही आपका असेसमेंट हो रहा है, तो ये चीज ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरी एडवोकेट्स दैट कोग्निटिव डेवलपमेंट प्रीसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड। ठीक है, अब आप सिंबॉलिक पढ़ते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। मैंने थ्योरी में मैं वही बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से बताया मैंने आपको। सिंबॉलिक थ्योरी किसने दी थी या सिंबॉलिक की बात किसने की थी, पियाजे ने की थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा। आप देखना वहां पे जाके मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट आपको बनी हुई मिलेगी, सीडीपी थ्योरी क्लासेस। ठीक है, तो थ्योरी क्लासेस का मतलब वहां पे मैंने जितनी भी थ्योरी जो कंसेप्ट करवाए हैं ना, वो सब वहां पे डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप उनको देखिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट, देखो इस पर ध्यान देना, नोट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय ए टीचर इन द क्लासरूम टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि आप उस चीज को चूज करना है जो जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं दर्शा रहा, उस ऑप्शन को चूज करना है। देखिए, काउंटर जेंडर बायस, भाई ये चीज तो ठीक है, जो जेंडर बायस है ना उसको आप काउंटर कर रहे हो, उसको खिलाफ हो आप, तो ये चीज तो आप क्या है, कहीं ना कहीं ठीक है। ओके, तो ये तो नहीं हो सकता आपका, मतलब हमें नोट चुनना है ना, तो ये तो नहीं हो सकता। सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, हाँ ये होगा। अब जो टीचर है वो क्या कर रहा है, बॉयज को अलग जगह पर बैठा रहा है और गर्ल्स को अलग जगह पर बैठा रहा है, तो स्टीरियोटाइप को दर्शा रही है ना ये चीज। आगे देखिए, डिस्कशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जो टीचर है वो डिस्कशन कर रहा है बच्चों के साथ, तो ये अच्छी बात है, इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। अगर हम इन सब चीजों में भेदभाव क्यों करते हैं, तो ये अच्छी चीज है अगर किसी चीज के ऊपर डिस्कशन हो रहा है तो। ठीक है, यूज ऑफ एग्जाम्पल्स विच शो बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन कन्फॉर्मिस्ट रोल्स,
ठीक है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है हमने जेंडर रोल्स के बारे में आपको बताया था, अब किसका क्या काम है ये सौंप दिया गया है, भाई मेल ये काम करेगा और फीमेल ये काम करेगा। तो यहाँ पे जो टीचर है ना वो अपोजिट काम कर रहा है, वो मेल का काम फीमेल को दे रहा है, फीमेल का काम फीमेल मेल को दे रहा है, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या आपका कहीं ना कहीं सही है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, क्योंकि हमें नोट चुनना था। ठीक है, आगे देखिए, आगे है पारो हेल्प्स हर फादर इन हिज कारपेंट्री शॉप वेयर शी सक्सेसफुली मेजर्स वुडन ब्लॉक्स यूजिंग टेक्निक्स टोट बाय हर फादर। यानी कि पारो है ना वो अपने फादर की कारपेंटर की दुकान है वहां पे क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, और जो वहां पे वो जो वुडन ब्लॉक्स रखे हुए हैं ना, लकड़ी के जो टुकड़े रखे हुए हैं ना, वो उनको क्या लगा देती है, सक्सेसफुली मेजर्स कर लेती है, यानी कि माप लेती है उनको अच्छे से। ठीक है, जैसा कि उसके फादर ने उसको सिखाया था। अब आगे देखिए, सी इज रिसेंटली एडमिटेड टू ए पब्लिक स्कूल अंडर ईडब्ल्यूएस स्कीम। ठीक है, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस स्कीम है ना उसके तहत उसका क्या हुआ है, एडमिशन हुआ है एक पब्लिक स्कूल के अंदर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्कीम है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसके अकॉर्डिंग इसका एडमिशन हुआ है पब्लिक स्कूल के अंदर। ठीक है, वेयर सी इज अनेबल टू कोप अप विद द एकेडमिक्स डिमांड स्पेशली इन द सिचुएशन। ठीक है, यानी कि वो वहां पे क्या नहीं कर पा रही, जो सिचुएशंस है ना उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं कर पा रही, कोप अप नहीं कर पा रही। ठीक है, तो आगे देखिए, तो इसमें पूछा है तो टीचर को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो समझ नहीं पा रही, कोप अप नहीं कर पा रही। तो आगे देखिए, ऑप्शंस क्या है हमारे, टेल पारो दैट शी डज नॉट हैव द एबिलिटी टू स्टडी। गलत है भाई, हम ये थोड़े ना बोलेंगे भाई पारो आप घर जाओ आप पढ़ ही नहीं सकते, आप में पढ़ने की एबिलिटी नहीं है, तो गलत हो गई। गिव टेस्ट एंड इंकरेज रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस। मैंने आपको बताया था ड्रिल कहीं ना कहीं हमें रटने की तरफ लेके जाता है, तो लगातार लगातार थोड़ी ना प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस का भी तो एक सिस्टम होता है ना, तो ये भी गलत होगा। आगे है contextualize the curriculum and study material for Paro, integrating her mathematical experiences gained outside the schools। ये चीज क्या होगी हमारी, सही होगी कहीं ना कहीं। आगे देखिए, चल नेक्स्ट ऑप्शन और देख लेते हैं हम। आस्क पारो टू कीप हर नॉलेज गेन्ड एट होम सेपरेट फ्रॉम नॉलेज गेन्ड इन स्कूल। गलत है भाई, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई पारो को बोलिए अगर जो उसने घर के बाहर सीखा है ना उसको बाहर ही रखे, और जो स्कूल है में जो सीख रही है उसको अलग रखे, यानी कि उसकी बाहर की लाइफ को स्कूल की लाइफ से कनेक्ट ना करे। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि हमें बताया गया है कि हमें क्या करना है, बाहर और अंदर की लाइफ को कनेक्ट करना है, स्कूल और उसकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना जो स्कूल के बाहर मिलते हैं उनको कनेक्ट करके पढ़ाना है, तभी बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर सी। ठीक है ना, यानी कि यहां पे बोला जा रहा है कि आप उसकी बाहर की लाइफ को और अंदर की लाइफ को क्या कीजिए, कनेक्ट कीजिए। देखिए, सेंसिटिविटी टू द साउंड्स रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स करेक्टराइज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। मैंने बताया था ना, जो गार्डनर है ना उसने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और ये किसने दी थी, ये दी थी आपकी गार्डनर ने। ठीक है, तो वहां पे उसने 9 टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी, पहले 8 दी थी, बाद में एक और ऐड कर दी थी उन्होंने। ठीक है, तो जहां पे हम साउंड्स की बात करते हैं, रिदम की बात करते हैं, वर्ड्स की बात करते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, इंटरपर्सनल तो हो ही नहीं सकता, इंट्रापर्सनल भी, स्पेशल भी नहीं हो सकता। स्पेशल के अंदर 3D वाली चीजें आती हैं, यानी कि नक्शा वगैरह बना लेना अपने माइंड के अंदर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर सी होगा। फिर लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड, तो ये लैंग्वेज से तो रिलेटेड है, साउंड है लैंग्वेज से रिलेटेड है, रिदम है आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स है किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज से है, सीधी सी बात है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर सी। आगे देखिए, इन ए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम विच मेथड्स ऑफ असेसमेंट वुड बी प्रीफर्ड। अब देखिए, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम आ गया, तो नॉर्मल सी बात है, समाज में, और समाज की बात ले वाइगोत्स्की ने की थी, उन्होंने किसके बारे में बात की, कोलैबोरेटिव थिंकिंग के बारे में बात की थी, आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में बात की थी, तो उन्हीं में से आंसर मिलेगा। देखिए आप, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट देखिए फर्स्ट में मिल गया आपको। मैं कह रहा हूँ बहुत इजी है, मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, आप चीज़ों को करिए तो सही, इनको रिवाइज कीजिए तो सही, आप आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट आगे देख लेते हैं हम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैविंग वन वर्ड आंसर, गलत है भाई। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मैंने बताया था ना, चाहे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो चाहे नॉर्मल टेस्ट हो, उनको शामिल नहीं करते, ये भी गलत हो गया। टेस्ट बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल, यानी कि याद करने वाली चीजें, रटने वाली, रोट लर्निंग, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, आंसर हो गया। आगे देखिए,
द कंटिन्यूअस एस्पेक्ट इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इम्प्लाइज, यानी कि हमने देखिए कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है ना, उसके अकॉर्डिंग जो कंटिन्यूअस का मतलब है ना, ये क्या है, हमें ये बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल्स। ठीक है, यानी कि आप बच्चे को जब उसकी लर्निंग चल रही है ना, जब वो सीख रहा है ना, उस टाइम आप उसको क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, उसे डिफरेंट डिफरेंट टूल दीजिए। ठीक है, आगे देखिए कंटिन्यूअस कंपैरिजन फॉर लर्नर्स। देखिए मैंने बताया कंपैरिजन कभी नहीं करना लर्नर्स परफॉर्मेंस के बीच में विद वन अनदर। कंप्लीट पढ़ोगे तब भी आप समझ जाओगे। तो ये तो आंसर क्या हो गया हमारा, गलत हो गया ऑप्शन। आगे देखिए कंडक्टिंग फॉर्म पेपर पेंसिल टेस्ट, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था कि ये कभी भी नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, इन फिक्स्ड इंटरवल थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन, गलत है भाई ये भी। पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन टू गेज देयर एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, फिर देखिए ये कीवर्ड्स हैं, आप इन कीवर्ड्स को समझ गए ना कि ये पॉजिटिव कीवर्ड्स या नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, तब भी आप आराम से क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, आंसर नंबर ए। ठीक है ना, आगे देखिए तो क्यों हुआ, देखिए आप कंफ्यूज मत होना इस चीज में। बी के अंदर था कंपैरिजन कर रहा है वो परफॉर्मेंस के अंदर, तो मैंने बताया था कभी भी एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना है, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। नेक्स्ट पेपर पेंसिल टेस्ट है, इसको अच्छा नहीं बताया गया है पेपर पेंसिल टेस्ट को, इसलिए ये गलत हुआ। और नेक्स्ट में था मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, यानी कि रटने वाली चीजें, इसलिए ये ऑप्शन गलत हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर फर्स्ट। और आप नेग्लेक्ट वाले तरीके से अगर क्वेश्चंस को करेंगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज टू सेट डैश गोल्स। देखिए अब आप आगे देखोगे मास्टरी ओरिएंटेशन, ये मैंने आपको मोटिवेशन के अंदर बताया था। ठीक है ना, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि आगे देखिए फेलियर ओरिएंटेड नहीं हो सकता, फेलियर एक्सेप्टिंग नहीं हो सकता, सेल्फ डिफिएटिंग नहीं हो सकता। भाई आप फेल थोड़े ना होना चाहोगे, ठीक है, आप फेल को एक्सेप्ट थोड़ी ना करोगे। सेल्फ डिफिएटिंग यानी खुद अपने आप को क्या कर रहे हो, आप गिरा रहे हो। ठीक है ना, यानी कि आप हार रहे हो, तो ये चीज भी नहीं हो सकती। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। अब हमने ये चीज पढ़ी थी, अब इंक्लूजन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। इंक्लूसिव एजुकेशन, और इंक्लूसिव एजुकेशन क्या बात करती है, ये चीज भी मैंने आपको बताई थी। इंक्लूसिव एजुकेशन बात करती है आपकी स्टडी फॉर ऑल, स्टडी फॉर ऑल इन ए सिंगल स्कूल, इन ए सिंगल स्कूल, यानी कि सभी के साथ बिना भेदभाव के साथ सारे क्या पढ़ेंगे, एक स्कूल में एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि समावेशी शिक्षा की बात, समावेशी शिक्षा। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन गलत है भाई, भेदभाव थोड़े ना करेंगे। स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था, मानकीकरण कभी नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आगे है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ यस ये होगा। आगे है सेग्रीगेशन एंड लेबलिंग, ये तो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। कितने इजी क्वेश्चंस हैं आप देखिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए चाइल्ड हु हैज पार्शियल विजन, यानी कि उसको क्लियर नहीं दिख रहा है, दिखता है लेकिन क्लियर नहीं दिखता। तो ए चाइल्ड हु हैज पार्शियल विजन, तो उसके बारे में पूछा, आप क्या करोगे, शुड बी इनकरेज्ड टू ऑप्ट फॉर होम बेस्ड एजुकेशन, यानी कि आप उसको बोलोगे कि आप घर पे रहकर ही पढ़ाई कीजिए, ऐसा थोड़े ना बोलोगे आप। तो ये भी क्या है हमारा, गलत है। आगे है नीड्स टू बी इन ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन, हमें बताया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग बच्चे अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एक साथ सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए शुड बिकम ए पार्ट ऑफ ए रेगुलर स्कूल विद इंक्लूसिव प्रोविजंस, राइट मिल गया ना हमें। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, शुड बी इन ए रेगुलर स्कूल, यहां तक तो ठीक है, विद नो स्पेशल प्रोविजन, ये गलत है भाई। भाई कहीं ना कहीं बच्चे की देखभाल तो करनी पड़ेगी ना कुछ स्पेशल प्रोविजन तो आप करोगे ना। जैसे आप उसको क्या बोलोगे क्लास के अंदर आगे बैठाओगे, ऐसे करोगे ना आप। तो ये भी क्या हो गया हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो एग्जैक्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल सपोर्ट क्रिएटिविटी इन क्लासरूम। देखिए क्रिएटिविटी के बारे में मैंने आपको बताया था। क्रिएटिविटी क्या होती है, जहां पे बच्चा नई चीजें करे, डिस्कवरी करे, जहां पे बच्चा क्या करे, नई नई चीजों को सीखे, यानी इमेजिनेशन करे बच्चा। ये चीज मैंने आपको बताई थी क्रिएटिविटी के अंदर। और इसके अलावा और बच्चा क्या करेगा, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई, ये भी ठीक है आपकी। ठीक है, यानी मंथन करोगे आप। मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली थी, अगर जो क्रिएटिविटी है उसका रिलेशन होता है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ।
डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग को मैंने बोला था आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, यानी कि आप खुलकर विचार रख रहे हो अपना। ठीक है, तो यहां पे आप देख लीजिए आप, एक्सेप्टेंस ऑफ इमेजिनेटिव आंसर, ये तो भाई सही है आपका। इम्फेसाइज ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये भी आपका सही है। इम्फेसाइज ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये गलत हो गया। कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में बात थोड़ी ना करता है, ये किसके बारे में बात करता है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। ठीक है, टॉलरेंस टू डिसेंट, ये भी क्या है आपका, सही है। यानी कि आपको संयम बनाकर रखना है, टॉलरेंस बनाकर रखना है जब बच्चा सीख रहा है उस टाइम, तो ये चीज भी क्या है आपकी, सही है। तो आंसर क्या होगा हमारा, देख लीजिए 1, 2 एंड 4 कहां पे है, आंसर नंबर डी में 1, 2, 4। आगे देखिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट इन लाइन विद द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन। अब देखिए वही बात आ गई इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। टू हेल्प ए चाइल्ड विद ऑटिज्म इन योर क्लास हु इज फाइंडिंग इट डिफिकल्टी टू कोप अप विद ग्रुप एक्टिविटीज, यानी कि एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, उसको ऑटिज्म है, और ऑटिज्म के बारे में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, गिफ्टेड चाइल्ड, ऑटिज्म, पीटीएसडी, ठीक है, एडीएचडी, मैंने हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाया है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, देखिए अब बोल रहा है कि एक बच्चा है ना क्लास में, उसको ऑटिज्म है और वो ग्रुप के साथ क्या नहीं कर पा रहा, कोप अप नहीं कर पा रहा, तो आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या नहीं करना है, नोट। ठीक है, देखिए गिविंग अप्रोप्रिएट विजुअल एंड रिटन मटेरियल टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द ग्रुप वर्क, ये तो ठीक है भैया आप ऑटिज्म है बच्चा तो विजुअल एंड रिटन मटेरियल आप दोगे। ठीक है, अलाउिंग द चिल्ड्रन टू वर्क इन ए पेयर, ठीक है, ये भी अब उनको आप एक साथ काम करने के लिए बोलोगे। ठीक है, सेंडिंग द चाइल्ड टू द स्टडी इन स्पेशल स्कूल, ये नहीं करोगे आप, मैंने आपको बताया ना सभी बच्चे एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए सीकिंग द सपोर्ट ऑफ रिमेडियल टीचर इन रेगुलर क्लासरूम, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है भाई, बच्चा रेगुलर क्लासरूम में सबके साथ पढ़ेगा और वहीं पे आप उसको क्या दोगे, रिमेडियल टीचर दे दोगे जो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखे अच्छे से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर सी होगा। आगे देखिए इन ए प्राइमरी क्लासरूम द टीचर मस्ट डैश स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, तो क्या करेगा भाई, प्राइमरी क्लासरूम है उसके अंदर टीचर क्या करेगा, बच्चों को इनकरेज करेगा कि वो क्या करें, क्वेश्चंस पूछें। ठीक है, डिस्करेज गलत हो गया, नेवर अलाउड गलत हो गया, पनिश भी नहीं करोगे आप, गलत हो गया, पनिश भी गलत हो गया, क्या बचा हमारे पास, आंसर नंबर ए। आगे देखिए ये आपके कथन और निष्कर्ष के या कारण के क्वेश्चन है, तो असर्शन का मतलब होता है कथन, तो देखिए क्या होता है, स्कूल्स मस्ट इनेबल चिल्ड्रन टू फाइंड देयर वॉइसेस, nurture their curiosity, to do things, to ask questions, to engage in discussions and do group work rather than building their ability to reproduce textual knowledge। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है जो बच्चा है ना वो क्या करेगा, क्लासरूम में रह के बच्चों के साथ डिस्कशन करेगा, ग्रुप वर्क करना सीखेगा, चीजों को करना सीखेगा, क्वेश्चंस को पूछेगा क्लास के अंदर, नर्चर देयर क्यूरियोसिटी, ठीक है, जो उसकी क्यूरियोसिटी है ना उसके बारे में बात करेगा बच्चा। ठीक है, ये तो हो गया आपका कथन। अब आगे बोला है लर्निंग इज ए एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर, क्यों करेगा ये सब बच्चा, भाई बच्चा क्या है, एक्टिव है, सोशल है, यहाँ पे ग्रुप वर्क की बात की थी, तो ग्रुप वर्क कब करता है बच्चा, जब वो सोशल होता है, सामाजिक होता है बच्चा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सही है ना, जो ऊपर कथन दिया है उसका एग्जैक्ट जो रिलेशन है ना किसके साथ है, कारण के साथ है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस ये हो जाएगा, क्योंकि भाई कथन तो दोनों हमारे सही है ही, और जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को क्या कर रहा है, कंप्लीटली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर ए, याद रखना आप। ठीक है, आगे देखिए ग्राफिकल टूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज एंड रिलेशनशिप विद इन ए पर्टिकुलर टॉपिक आर नोन एज, देखिए आप ये मान के चलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग के बारे में बात कर रहा है, तो आपको अगर याद हो हम डायग्राम बनाते हैं ना, हमने कोई भी एक ऊपर चीज मेन टॉपिक लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने फूड लिख दिया और फूड के बाद हम डायग्राम बना लेते हैं भाई फूड के अंदर क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होती है, फैट होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ फिर हमने विटामिन से हमने स्टार्ट कर दिया, विटामिन ए किस में होता है, विटामिन बी किसके अंदर होता है, तो ये चीज हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से जो हम लिख रहे हैं ये हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट मैप। आपने कई बार देखा होगा ना जो टीचर होता है ना वो इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता है। अब भाई यहाँ पे फूड है, अब फूड के बाद उसने बता दिया फूड के अंदर क्या क्या होता है, आपके विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद नीचे उसने फिर स्टार्ट कर दिया। अब जो विटामिन है, विटामिन के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, विटामिन ए होगी, विटामिन बी होगी, सी होगी, डी होगी, ठीक है, ये सब चीजें। तो विटामिन डी एक ऐसी है जो आपको किससे मिलती है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य से ही मिलती है, ठीक है। तो विटामिन डी इसमें काउंट मत करना, ठीक है। आगे देखिए, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप कंसेप्ट मैप्स, ठीक है। आगे देखिए अब आप चूज द एग्जाम्पल्स दैट इलस्ट्रेट इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मैं मोटिवेशन टॉपिक करवा चुका हूं, बहुत अच्छे से करवाया है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं वहां पे। तो देखिए यहाँ पे पूछा इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है जब बच्चा खुद के इंटरेस्ट से सीखता है, उसे वो चीजें पसंद होती है, उस चीज से वो प्यार करता है, अपनी इच्छा से उस चीज को करता है, उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी उसका भारी प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन है हमारे, रोशनी इज वर्किंग हार्ड टू स्कोर वेल इन एग्जाम्स। भाई जो रोशनी है ना वो हार्ड वर्क कर रही है ताकि उसके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए। क्यों कर रही है वो, एज हर पेरेंट्स हैव प्रोमिस्ड हर ए वॉच ऑन गेटिंग अबाउट 90%, यानी कि उसके पेरेंट्स क्या देंगे, उसको एक घड़ी देंगे अगर उसके 90% से ऊपर नंबर आते हैं। तो ये चीज तो गलत हो गई, ये कोई इंट्रेंसिक मोटिवेशन थोड़ी ना है, वो तो भारी हो गया, ये तो वो वॉच के लिए, घड़ी के लिए पढ़ रही है, ठीक है, गलत हो गया। रूमी कंप्लीटिंग हर होमवर्क सो दैट हिज पेरेंट्स लेट हिम वॉच टीवी, यानी कि उसके पेरेंट्स को टीवी देखने देंगे, ठीक है, इसलिए वो पढ़ रही है। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। आगे देखिए, रमा रीडिंग मोर बुक्स सो दैट हर नेम इज फर्स्ट ऑन द रीडिंग स्टार्स टू विन हर टीचर्स अप्रिसिएशन, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ताकि टीचर क्या करे, उसकी बढ़ाई करे, वो रीडिंग स्टार्स के अंदर काउंट हो, ठीक है, इसलिए वो पढ़ रही है, ये भी गलत हो गया। आगे देखिए, रवि एक्सप्लोरिंग वेरियस रिसोर्सेज फॉर हिज प्रोजेक्ट बिकॉज ही लव्स लर्निंग न्यू थिंग्स, ये देखिए ये सही होगा। कैसे सही होगा, क्योंकि उसको नई नई चीजें सीखने से क्या है, प्यार है, वो खुद उन चीजों को करना चाहता है, वो अंदर से क्या है, मोटिवेटेड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। आगे देखिए, विच ऑफ दीज स्ट्रेटेजीज इज नॉट इफेक्टिव इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स कोप विद एंजाइटी, यानी कि देखिए इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है ना वो परफेक्ट नहीं है, नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिव नहीं है वो किसके अंदर, तो बच्चा है ना वो एंजाइटी फील कर रहा है ना, उसको सही करने के लिए, उसमें सहायक के लिए, ताकि बच्चा एंजाइटी फील ना करे। तो देखिए, टीच देम मेथड्स फॉर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, ये तो ठीक है, ठीक है भाई, ये ऐसा करना चाहिए हमें, इफेक्टिव लर्निंग या मीनिंगफुल लर्निंग करानी चाहिए ताकि बच्चे की एंजाइटी क्या हो, कम हो। हेल्पिंग देम सेट रियलिस्टिक शॉर्ट टर्म गोल्स, भाई ये भी क्या है, कहीं ना कहीं सही है। अब भाई जो शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए छोटे छोटे, ठीक है, ताकि आप उनको क्या कर सको, पूरे कर सको, और एंजाइटी धीरे धीरे क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे जैसे आप गोल्स को प्राप्त करोगे ना, आपकी एंजाइटी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आपको ये लगेगा हाँ यार मेरे गोल्स पूरे हो रहे हैं, मैं सीख रहा हूं, ठीक है। आगे है, हेल्पिंग देम रिकॉग्नाइज एंड सोर्स ऑफ देयर एनेक्सियस फीलिंग, ये भी क्या है, बात आपकी सही है। नेक्स्ट देखिए, कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद वन अनदर इन क्लासरूम, ये मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं, यही चीजें मिलेंगी आपको बार बार। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर नंबर डी। आपको बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर नंबर डी। आगे देखिए, ये इफेक्टिव नहीं है। आगे देखिए, रचिता ए मैथमेटिक्स टीचर ट्राइज टू एनालाइज द एरर मेड बाय हर स्टूडेंट्स, ठीक है, इन आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑपरेशंस टू बी अप्लाइड फॉर स्टेटमेंट सम, शी डज दिस टू, यानी कि रचिता है ना वो मैथमेटिक्स की टीचर है, और वो क्या कर रही है, बच्चों ने जो एरर किए ना उनको एनालाइज कर रही है, उनको आइडेंटिफाई कर रही है, और वो सोच रही है कि मैं कौन से स्टेटमेंट को या कौन सी चीज को मैं अप्लाई करूं, कौन से ऑपरेशंस को मैं क्या करूं, अप्लाई करूं, ताकि बच्चों के एरर क्या हो जाए, सही हो जाए। तो इसके लिए वो उसको क्या करना चाहिए, देखिए, सेग्रेड स्टूडेंट्स हु मेक मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, गलत है भाई, बच्चों को मैंने बताया ना कभी भी अलग थलग नहीं करना है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग करना, डिवाइड करना, डिवाइड थोड़ी ना करना है, ठीक है, गलत हो गया। गिव मोर क्वेश्चंस टू देम एज ए पनिशमेंट, पनिशमेंट की बात नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया था पनिशमेंट तो हम कभी बात करेंगे ही नहीं। आगे है, करेक्ट द एरर बाय गिविंग देम मोर प्रैक्टिस, ये भी हमारा गलत हो गया भाई, वैसे सही है ये, लेकिन हमारा गलत क्यों हो गया, क्योंकि मोर प्रैक्टिस, आपको ऐसा थोड़ी ना करना है कि बच्चों को सिखाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही देते जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपकी क्या है, गलत है, अधिकता हर चीज की खराब होती है, तो इसलिए गलत हो गया। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमेशा बोलते हैं कि अधिकता क्या है, हर चीज की खराब होती है, तो इसलिए हो गया गलत। आगे देखिए, अंडरस्टैंड द एरर, हाँ ठीक है भाई, एरर को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। सिंस दे आर ए विंडो टू चिल्ड्रन थिंकिंग्स, मैंने आपको बताया था ना, अगर जो एरर है ना वो भी लर्निंग के क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लर्निंग में, वो बच्चों की क्या किसको दिखाते हैं, थिंकिंग को दिखाते हैं, उनकी कंसेप्चुअल जो एबिलिटी है ना उसके बारे में बात करते हैं। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर नंबर डी।
ये एरर का टॉपिक है, ये मैंने कल ही करवाया था और वहां पे मैंने इन चीजों के बारे में एग्जैक्ट बात की थी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर डी। आगे देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेज एम्फेसाइज ऑन। ठीक है, देखिए मैंने कल ही करवाई, परसों करवाई थी एनईपी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था हर एक चीज वहां से मिलेगी, उससे बाहर आपको 100% कुछ भी नहीं मिलना है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं उनको बार बार कीजिए। हमारी आदत क्या है ना, हम चीजों को रिवाइज तो करते नहीं है, और जब एग्जाम आता है ना उस टाइम हम एंजाइटी फील करते हैं, जैसे अभी क्वेश्चंस के अंदर था। ठीक है, उस टाइम हम कोशिश करते हैं यार बस अब किसी भी तरह एग्जाम निकल जाए, अब तो मैं 15 या 20 घंटे पढ़ लूंगा, लेकिन जो रेगुलरिटी है ना वो हम नहीं रखते। मैं ये बोलता हूँ आपको 2-2 घंटे अगर आप डेली भी बनाते हो ना, 2 या 3 घंटे भी, वो भी सफिशियंट है, लेकिन वो रेगुलरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप पढ़ लिए 20 घंटे, उसके बाद 2-3 दिन रेस्ट। अगर यार मैंने तो एक दिन 20 घंटे पढ़ के पीछे की कमी पूरी कर ली थी, तो वो चीज़ कभी भी हेल्पफुल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, आप डेली पढ़िए, चीज 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन उस चीज का रूटीन बनाइए डेली का डेली। ठीक है, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में करवा चुका हूं, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो एनईपी में किसके ऊपर जोर देती है? लर्निंग फॉर एग्जाम्स। गलत है भाई, एग्जाम्स के लिए थोड़ी ना सीखना है। एजुकेशन पॉलिसी इसको तो मना करती है। रोट लर्निंग 100% मना करती है। अगर रोट लर्निंग की तरफ हमें बच्चों को नहीं ले जाना। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ड्रिल का मैंने आप बताया था कहीं ना कहीं रोट लर्निंग से रिलेटेड हो जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, भाई साहब मैंने अलग से हेडिंग भी बनाई थी, इसकी हेडिंग बनाई है मैंने अलग से नोट्स के अंदर। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाएगी एनईपी आपको, ठीक है, बच्चों को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर डी। एज इट इज क्वेश्चन है, यूं के यूं। ठीक है, आगे देखिए, चिल्ड्रन लर्न मोस्ट मीनिंगफुल, यानी कि बच्चे हैं ना ज्यादा अच्छे से सीखेंगे कब? थ्रू लेक्चर एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। गलत है भाई, लेक्चर को सही नहीं माना जाता। लेक्चर का मतलब होता है कि जो टीचर है ना वो सामने प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, सामने बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर दे रहा है, कहानी सी सुना रहा है उनको। ठीक है, यहाँ पे माना जाता है कि जो टीचर है ना वो तो एक्टिव है, लेकिन बच्चे हैं ना वो इनएक्टिव हो गए। और एक्चुअल में हमें रखना क्या है? बच्चों को एक्टिव रखना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखिए, बाय रिपीटेड मैकेनिकल प्रैक्टिस, मैंने बता दिया बार बार रिपीटेड नहीं करना है, चीजें बोरिंग हो जाती हैं। और मैकेनिकल प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं वो रटने की तरफ लेके जाता है, बार बार आप उसी चीज को कर रहे हो। ठीक है, आगे देखिए, व्हेन दे आर एक्टिवली एंगेज्ड इन टास्क एंड एक्टिविटी। यस, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं भाई, हो सकता है बेटर ऑप्शन हो। अगला अगला है एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स आर ऑफर्ड एट एवरी स्टेप इन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। रिवार्ड थोड़ी ना देंगे हम, मैंने बताया था ना, रिवार्ड्स और इंसेंटिव ये गलत चीजें होती हैं, क्योंकि जब तक बच्चे को ये मिलेंगी ना तभी तक बच्चा काम करेगा। जैसे ही आपने उसको रिवार्ड देना बंद किया, वो उस काम को करेगा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? आंसर नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए, गिविंग स्टूडेंट्स एक्सेस टू ए रेंज ऑफ सुटेबल मटेरियल्स। ठीक है, एंड द स्कोप टू सेल्फ डायरेक्ट लर्निंग, यानी कि बच्चे खुद से सीख रहे हैं। आप बच्चे को सुटेबल मटेरियल्स दे रहे हैं और उनको स्कोप दे रहे हैं ताकि वो क्या करें? खुद से सीखें। ठीक है, इज ए वे ऑफ प्रोमोटिंग। आप किसको प्रमोट कर रहे हैं? रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं भाई, अब भाई आप बच्चे हैं, आप बच्चे को सुटेबल मटेरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब भाई ये लीजिए, कंपास लीजिए या दूरबीन लीजिए, ये लीजिए, आप सुटेबल मटेरियल है आपके लिए, और आप क्या करिए? खुद से सीखिए। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग कीजिए, आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग कीजिए। ठीक है, तो आप किसको प्रमोट कर रहे हैं? आप रोट लर्निंग को कर रहे हैं? नहीं भाई, गलत है, रोट लर्निंग थोड़ी ना कर रहे हैं। कॉम्पिटेटिव लर्निंग? नहीं भाई, कॉम्पिटिशन मैंने आपको बताया, आप कॉम्पिटेटिव लर्निंग थोड़ी ना करवा रहे हैं बच्चों से, भाई एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करो। आगे है डिस्कवरी लर्निंग, हाँ ये कहीं ना कहीं हो सकता है। आगे देखिए, लर्निंग थ्रू इंस्ट्रक्शन, ये भी आपका गलत है। मैंने बताया ना, थ्रू इंस्ट्रक्शन के थ्रू कभी लर्निंग नहीं होनी चाहिए, बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए, वो एक्टिवली सीखेंगे, खुद से सीखेंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर नंबर सी हो जाएगा, डिस्कवरी लर्निंग, यानी लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे आज के बाद, तो हमारे 30 क्वेश्चंस के आज के। ठीक है ना, देखिए अब आपने खुद देखा होगा मैंने 30 क्वेश्चंस कराए, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नोट से बाहर है। तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, बार बार सिर्फ और सिर्फ इन नोट्स को रिवाइज कीजिए, कुछ भी बाहर से नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, आप चीजों को समझिए, उनको रटिए मत। ठीक है ना, कनेक्ट करिए चीजों को। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं ना, जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में, वो इसी पर्पज से बनाए हैं। मैं चीजों को कनेक्ट करके बता रहा हूं आपको, ताकि आप ऑप्शंस को भी नेग्लेक्ट कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।